हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम का, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकी क्या होती है? जिसमें पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं वो बच्चों में आना, वो सब क्या कहलाता है? पेरेंट्स से जितने भी करैक्टर होते हैं, पेरेंट्स के करैक्टर, वो बच्चे में आना, ऑफस्प्रिंग में आना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। अब ये दो तरह का होता है। आनुवांशिकी क्या है? एक ऐसा अध्ययन है जिसमें आनुवांशिकता और विविधता, इन दोनों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, आनुवांशिकता वंशागति, जिसमें कि विभिन्न लक्षण जो होते हैं विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं जो लक्षण होते हैं। ठीक है, और आनुवांशिकी में विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता या विविधता, इसका मतलब होता है संतति के लक्षणों की असमानता। जनक जो पेरेंट है और जो बच्चे हैं उनके लक्षणों में असमानता। ठीक है, ये होता है हमारा विविधता या विभिन्नता। अब जो विभिन्नता या विविधता होती है वो दो तरह की होती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता या जनन कोशिका विभिन्नता। जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता होती है वो करैक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते। इनमें मेनली शारीरिक कोशिका, ये जो विभिन्नता आती है ये सिर्फ शारीरिक कोशिका में ही आती है। जबकि जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में आती है जो विभिन्नता है, ये हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे करैक्टर, जबकि ये जनन कोशिका वाले हैं, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद है शारीरिक कोशिका में जैव विकास में सहायक नहीं होते ये। ठीक है, और जनन कोशिका में क्या होता है? ये जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है और इन्हें आनुवांशिक लक्षण, क्योंकि आनुवांशिक लक्षण ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। अब इसके उदाहरण से समझते हैं, जैसे कानों में छेद करना या कुत्तों में पूंछ काटना। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये जो कानों में जब हम छेद कराते हैं तो ये हमारे अगली पीढ़ी में तो ट्रांसफ़र नहीं होता कि अगर हमने छेद कराए तो अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें भी छेद होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुत्तों में पूंछ काटना, अगर कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो उसकी जो आगे संतति होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूंछ कटी हुई है, उसकी पूंछ आती है। ठीक है, कटी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होते हैं? ये सारे कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते। जनन कोशिका विभिन्नता के उदाहरण क्या है? मानव में बालों का रंग, जैसा मानव में बालों का रंग होगा माता या पिता का, तो वैसे ही बच्चों का होगा। मानव शरीर की लंबाई भी उसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं जो होती हैं जनन के द्वारा परिलक्षित होती है, ये दो तरह की होती है। अलैंगिक जनन, विभिन्नताएं दो तरह की होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अब विभिन्नताएं जो होती है अलैंगिक जनन में बहुत ही कम होती हैं और इसमें अधिक होती हैं। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जब डीएनए की प्रतिकृति में ही कुछ न्यून त्रुटियां हो जाए तभी विभिन्नता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जबकि लैंगिक जनन में क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा या म्यूटेशन के द्वारा क्या होती है? विविधता होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विभिन्नता के लाभ क्या होते हैं। क्या लाभ है विभिन्नता के? विभिन्नता के लाभ: प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जैसे कि उष्णता को सहने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जो क्या होता है कि जब हम गर्मी अधिक सहन कर पा रहे हैं वो तो क्या है, नेचर उन्हें सेलेक्ट कर रही है और वो आगे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन जिनको जो कि गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे या ठंड को सहन नहीं कर पा रहे तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति उनको सेलेक्ट नहीं कर पाती। दूसरा है पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम परिवर्तक का चयन जैव विकास प्रक्रम पर का आधार बनाता है। ठीक है, जैसे स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तक है।
किसी के तो ईयर लैब फ्री होते हैं और किसी के अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल का योगदान क्या है। मेंडल का क्या योगदान है? मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? हमारे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। कितने लक्षण उन्होंने देखे? 7 लक्षण। कुछ लक्षण थे जो प्रभावी थे और कुछ लक्षण थे जो अप्रभावी थे। ठीक है, बीज का आकार देखा उन्होंने मटर के पौधे का, कैसा था? गोल था जो कि प्रभावी था, और दूसरा क्या था? झुर्रीदार था। इसके बाद है बीज का रंग पीला था जो कि प्रभावी था, और हरा था वो अप्रभावी था। इसके बाद है फूल का रंग। फूल का रंग कैसा था? बैंगनी था जो प्रभावी था, और सफ़ेद था वो अप्रभावी था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फली का आकार। फली का आकार कैसे थी मटर की? फूली हुई थी और दूसरी सिकुड़ी हुई थी। फली का रंग कैसा था? हरा था जो कि प्रभावी था, और पीला था जो अप्रभावी था। ठीक है, इसके बाद है पुष्प की स्थिति अक्षीय थी या फिर अंत्य थी। या तो अक्ष पे फूल उग रहे थे या फिर अंत्य ऊपर। ठीक है, ऊपर फूल उग रहे थे। तने की ऊंचाई, या तो मटर के पौधे का जो तना था वो लंबा था या फिर बोना था। तो ये सभी करैक्टर उन्होंने देखे मेंडल ने, जो कि 7 जोड़े थे। ठीक है, अब मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ये सारे लक्षण अच्छे से नज़र आते हैं। ठीक है, जो 7 लक्षण हमने पढ़े, 7 करैक्टर हमने पढ़े, वो अच्छे से मटर के पौधे में नज़र आते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। मटर का पौधा एक ही सीज़न में उगता है। ठीक है, इनमें स्वपरागण भी होता है, परंतु कई बार क्या होता है, कृत्रिम तरीके से इनका पर परागण भी हम करवा सकते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। एक ही मटर के दाने में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, अगर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया मटर के दाने पर, वो बाय चांस फेल हो गया, तो दूसरा बीज यूज़ किया, तीसरा यूज़ किया, चौथा यूज़ किया। ऐसे एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बनते हैं, जिससे कि एक्सपेरिमेंट करना मेंडल के लिए आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद है, अब हम करैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मोनोहाइब्रिड, एकल संकरण। एकल संकरण में हम देखते हैं मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। इसमें मेंडल ने क्या किया? केवल एक एक करैक्टर लिया। ठीक है, मटर के पौधे का एक ही करैक्टर लिया। या तो पौधा लंबा था या पौधा बोना था। जो लंबा था उसको हमने कैपिटल से डिनोट किया, और जो स्मॉल था, बोना था, उसको हमने, जो मेंडल ने क्या किया, उसको टी से डिनोट किया, स्मॉल टी से। अब क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। दोनों कैपिटल टी अलग लिख दिए, स्मॉल टी अलग लिख दिए। अब इस कैपिटल टी के साथ इस स्मॉल टी का ब्रीड कराया, इसके साथ फिर इसका, मतलब इस टी के साथ पहले इन दोनों का ट्रीट कराया, उसके बाद इससे इसका और इसी से इसका। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है, दोनों को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, जब दोनों को अलग लगाएंगे तो सबसे पहले ये वाला टी जो है, इस टी के साथ इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। इसको एक बार इस टी के साथ, तो क्या बना? टी टी। ठीक है, अब इसको इसके साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल, और जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल। चारों करैक्टर सेम आ गए। मतलब जो डोमिनेंट करैक्टर था, जो, ठीक है, उसमें क्या हुआ, टी को ही हमने माना। टी क्या है? लंबा। तो इसमें हमारे चारों में कैपिटल टी आ रहा है, तो इसमें चारों करैक्टर कैसे हो गए? लंबे पौधे हो गए। अब इस लंबे पौधे को हमने क्या किया? बौने पौधे के साथ ट्रीट कराया। जब लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ ट्रीट कराएंगे F1 जनरेशन में,
तो क्या हुआ, इन दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ कराएंगे सेम, कैपिटल टी, तो क्या होगा, लंबा पौधा। ठीक है, अब इसको इसके साथ कराएंगे तो इसमें भी लंबा पौधा, इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे फिर लंबा पौधा, और इसको इसके साथ कराएंगे फिर से बोना पौधा। ये इसमें भी, ये भी बड़ा कैपिटल टी है तो लंबा पौधा, ये भी लंबा ही पौधा होना चाहिए। ठीक है, दोनों को ट्रीट कराया तो इससे हमारे ये 4 करैक्टर सामने आए, जिसमें कि जहाँ भी कैपिटल टी होगा वो मतलब लंबा होगा, और जहाँ छोटा होगा, स्मॉल टी होगा, वो मतलब बोना होगा। ठीक है, तो जहाँ भी बड़ा टी होगा वहाँ हम उसको लंबा ही मानेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट में लंबा पौधा, इसमें भी टी बड़ा है तो लंबा पौधा, इसमें भी टी बड़ा है लंबा पौधा, और इसमें दोनों ही छोटे हैं तो इसका मतलब बौना पौधा। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो F1 पीढ़ी था, ये F1 पीढ़ी था, इसमें सारे के सारे लंबे पौधे थे। ठीक है, इसमें सारे लंबे पौधे आ रहे थे। दूसरा F2 पीढ़ी में 3 लंबे थे। ठीक है, और 1/4 बोना पौधा था। अब इसका फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस हमें कैसी दिख रही है कि 3 लंबे दिख रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस हमें 3 दिख रहे हैं लंबे, और एक बोना पौधा दिख रहा है। और जीनोटाइप में क्या होगा, ये अलग है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, और ये अलग दिख रहा है। ऐसे ही हो रहा है, तो 1:2:1 हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी क्या क्या रेशियो मिली, 3:1 और 1:2:1, ये 2 रेशियो हमें मिल गई। किससे, एकल संकरण से। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमारा क्या निष्कर्ष निकला पहले ही देखते हैं। जो कैपिटल टी और टी दोनों ही लंबे थे, क्योंकि दोनों में बड़ा टी आ गया, दोनों ही लंबे पौधे हैं। जबकि स्मॉल वाला जो है वो बौना पौधा है। टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर टी होगा तो भी लंबा, अगर ये होगा तो भी लंबा, तो मतलब इसका एक ही करैक्टर काफ़ी है पौधे को लंबा बनाने के लिए। जबकि बोने के लिए दोनों ही टी होने चाहिए। ठीक है, अगर ये होगा तो ये तो लंबा हो जाएगा, तो इसमें दोनों ही टी होने चाहिए। क्योंकि जो बड़ा कैपिटल टी है वो हमारा क्या है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, और जो स्मॉल है वो हमारा अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, कैपिटल जो है हमारा प्रभावी लक्षण, और स्मॉल हमारा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये हमारा एकल संकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना द्विसंकरण, डाई हाइब्रिड। फर्स्ट में मोनो हाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा था, एकल संकरण में एक एक करैक्टर लिया था, या तो पौधा लंबा लिया था या फिर बोना लिया था। लेकिन द्विसंकरण, द्वि मतलब 2, इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़े लेंगे। ठीक है, आर, कैपिटल आर, ठीक है, ये मतलब गोल राउंड, और येलो पीला। एक करैक्टर हमने ये दोनों करैक्टर ले लिए, 2 करैक्टर लिए। ठीक है, ये 2 करैक्टर एक साथ ले लिए, और दूसरे में आर स्मॉल, ये झुर्रीदार, और स्मॉल वाई हरा। तो ये 2 करैक्टर हमारे हो गए। ठीक है, जब हमने इन दोनों को लिया, दोनों में से एक कैपिटल आर ले लिया, एक कैपिटल वाई ले लिया, और दूसरे में हमने स्मॉल आर ले लिया और स्मॉल ही वाई ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब हमने इन दोनों को ब्रीड कराया, आर वाई और आर वाई, ये करैक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आर आर वाई वाई, एक मिनट, हम क्या करेंगे, हमारे पहला करैक्टर हमारा क्या था, आर आर वाई वाई। ठीक है, दूसरा करैक्टर हमारा क्या था, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, एक आर इसका ले लेंगे, एक वाई इसका लेंगे, और एक आर इसका, एक वाई इसका। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक आर बड़ा और एक आर छोटा, एक वाई बड़ा और वाई छोटा। तो ये करैक्टर हमारा आ गया।
ठीक है। अब हम इसे अलग से लिख लेंगे, आर आर वाई वाई। ठीक है। अब हम इसे क्रॉस कराएंगे, इस आर को इस वाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, आर वाई। ठीक है। इसी आर को इस वाले वाई के साथ, आर वाई। ठीक है। अब हम इसको इसके साथ, आर वाई, और इस स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। ये हमारे क्या हुए, 4 करैक्टर आ गए हमारे। ठीक है। इन चारों करैक्टरों को हमने साइड में लिख लिया। यहाँ पे देखो, कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, आर वाई, और ये वाला आर वाई। इन चारों को सेम हमने यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया। ठीक है। ये जो 4 करैक्टर हमारे आए, ये हमने चारों इधर लिख लिए और ये हमने चारों इधर लिख लिए। ठीक है। ये हमने एक बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स में हम कैसे देखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों का जो आया वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर हम इसका और इसका देखेंगे, तो क्या आएगा, इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। चलो इसको मैं बना के दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये हम अपने अलग से बना के देखते हैं इनको। इसके लिए हमने क्या किया, ये एक बॉक्स बना लिया। ठीक है। ये हमारे 4 करैक्टर कौन कौन से आ गए थे। फर्स्ट हमारा था कैपिटल आर, ये फर्स्ट वाला डब्बा हम छोड़ देते हैं। ठीक है। आर वाई। दूसरा आर वाई। तीसरा और फोर्थ हमारा आ गया था। ठीक है। ये 4 करैक्टर हमारे आ गए थे। अब इन चारों करैक्टर को सेम हम कहाँ लिखेंगे, इधर भी लिख देंगे, आर वाई, आर वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और आर वाई। ठीक है। ये 4 करैक्टर हमने लिखे। अब हम इन दोनों को आपस में कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये वाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कराएंगे, आर आर वाई वाई। अब इसको ही इससे, मतलब इस आर वाई को हम पूरे इन चारों से करवाएंगे। ठीक है। आर आर, कैपिटल वाई, और ये स्मॉल वाई, आर आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह हमने इसके साथ कराएंगे अब इन चारों की, और फिर इसके साथ हम इस पूरी टेबल में इन चारों के साथ कराएंगे, और इसके बाद इसमें इन चारों के। जब हम ये टेबल पूरी फिल कर लेंगे तो हमारे पास ये सारे करैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। जिसमें कि 9 गोल पीले होंगे, 3 गोल हरे होंगे, 3 झुर्रीदार पीले होंगे और 1 झुर्रीदार हरा होगा। तो इससे हमारे को क्या होगा, इससे हमारे ये करैक्टर सारे आ जाएंगे। जो रेशियो हमारी आएगी वो 9:3:3:1 की रेशियो हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा होगा द्विसंकरण। इसके बाद देखते हैं लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। कोशिका के डीएनए, जो कोशिका का डीएनए होता है उसमें क्या होता है, जीन होता है। और जीन क्या होता है, डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। जो कि सूचना के स्रोत का काम करती है। और उसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन क्या होता है, विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। जैसे एंजाइम या हार्मोन्स को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्रोटीन। ठीक है। अब इसके बाद जीन टी हमने पढ़ा था। कैपिटल जो था वो हमारा, वो क्या था, प्रभावी लक्षण था। और जीन स्मॉल टी जो था वो अप्रभावी लक्षण था। ठीक है। जो कैपिटल टी होता है वो एंजाइम का दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनते हैं और पौधे इससे क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। जबकि स्मॉल टी था वो क्या होता है, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना होता है। कम दक्षता से हार्मोन भी अपर्याप्त मात्रा में बनेंगे जिससे कि पौधे बोने हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है,
लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिंग के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं जो कि एक्स और वाई होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है। मतलब अंडे का ताप में जितनी ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी उसी से लिंग का निर्धारण होगा कि वो जो है वो घोंघा जो है वो गर्ल है या फिर बॉय है। ठीक है। ये घोंघे में होता है, उसके ऊष्मा के तापमान पर निर्भर करता है अंडे के। लेकिन मानव में क्या होता है? कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग का निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, एक्स एक्स मादा पर या एक्स वाई नर पर। ठीक है। अब वो कैसे करता है वो आगे पढ़ेंगे। मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? ठीक है। तो पेरेंट्स के करैक्टर सबको पता है, नर के एक्स और वाई होते हैं और मादा के एक्स एक्स होते हैं। जब हम इन दोनों करैक्टरों को युग्मकों को अलग अलग लिख लेंगे, एक्स और वाई और इसमें एक्स और एक्स। ठीक है। अब ये एक्स जो होगा मादा के इस एक्स से आकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स। और एक्स एक्स क्या होता है? मादा। ठीक है। अब यही एक्स इस वाले एक्स से जाके जब मिलेगा तो भी क्या होगा? मादा। जब ये वाला वाई वाला मादा के एक्स से आकर मिलेगा तो एक्स वाई, और यही वाई इस एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई। ये दोनों क्या बन जाएंगे? नर, और ये दोनों क्या बन जाएंगे? मादा। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो वाई करैक्टर मादा का तो सिर्फ एक्स एक्स ही है, वो तो कहीं भी नर के इससे मिलेगा तो भी लड़की ही होगी। लेकिन जब नर का वाई मादा के किसी एक्स से जुड़ जाएगा, किसी भी एक्स से, मतलब इस वाई पर ही डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? एक्स गुणसूत्र। ठीक है। माता से सभी एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का जो लिंग का निर्धारण होता है वो इस बात पर निर्भर होता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो नर होगा और एक्स होगा तो मादा होगी। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुए वह लड़की है, और जिससे पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त हुए वह लड़का होता है। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अपनी पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।